बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन करम, आज 18 जनवरी है और दिन है हफ्ते का। इमरान खान के खिलाफ आखिरी केस का फैसला आए अब तकरीबन 36 घंटे गुजर चुके हैं। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता हूं कि पाकिस्तान की सियासत में जो कुछ नजर आ रहा होता है दरअसल वो होता नहीं है। इस फैसले के बाद जिस तरह पाकिस्तान के मीडिया पर एक माहौल बनाया गया कि अब तो इमरान खान की रिहाई मुश्किल हो जाएगी, अब तो इमरान खान को जेल काटना पड़ेगी, अडयाला जेल के दरवाजे जल्दी इमरान खान के लिए खुलते हुए नजर नहीं आ रहे। पिछले 36 घंटों से पाकिस्तान के मीडिया पर यह पूरा एक नैरेटिव बनाया जा रहा था। खबर यह है कि इमरान खान की रिहाई के लिए बहुत बड़ी पेशरफ्त हो गई है। वो आखिरी केस जिसका फैसला 36 घंटे पहले सुनाया गया था, वो आखिरी केस कलअदम होने की खबरें हैं। जज ताहिर जावेद राना, जिसने इमरान खान को 14 साल की सजा सुनाई, जज के ब्लंडर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काम बहुत आसान कर दिया है। खबर की तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। इस खबर की मुकम्मल तफसील बताने से पहले हामिद मीर साहब बड़े जबरदस्त जर्नलिस्ट हैं। हामिद मीर ने एक बहुत बड़ा दावा आपसे कुछ देर पहले किया है। पहले उस दावे से मुतल्लिक आपको बता देता हूं, फिर जज ताहिर जावेद राना का ब्लंडर कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर गया है, उस खबर की तफसील बताऊंगा आपसे। कुछ देर पहले हामिद मीर साहब ने यह दावा किया है कि जो अलकादिर ट्रस्ट केस का फैसला पहले 3 दफा मुलतवी किया गया, आप सब जानते हैं कि पहले 23 दिसंबर को इस केस का फैसला सुनाया जाना था, फिर 5 जनवरी को इस केस का फैसला सुनाया जाना था, फिर 13 जनवरी को इस केस का फैसला सुनाया जाना था, चौथी दफा 17 जनवरी को इस केस का फैसला सुनाया गया। हामिद मीर साहब ये दावा कर रहे हैं कि पहले 3 दफा जब इस केस का फैसला मुलतवी किया गया तो बाकायदा तौर पर इमरान खान के तरले किए गए, बाकायदा तौर पर फैसला साजों की जानिब से, जिन्होंने जज ताहिर जावेद राना को यह फैसला डिक्टेट करवाया था, उन्होंने इमरान खान के तरले किए कि आपको 14 साल की सजा तो सुनाई जा रही है, लेकिन आपने इस सजा के सुनाए जाने पर सख्त रद्द अमल नहीं देना। हामिद मीर ने यह इंटरव्यू वॉइस ऑफ अमेरिका को दिया है, यानी एक इंटरनेशनल इदारे को यह इंटरव्यू दिया है कि इमरान खान से तरले किए गए, इमरान खान से रिक्वेस्ट की गई कि इस केस की सजा सुनने के बाद आपने सख्त रद्द अमल नहीं देना, आपने सोशल मीडिया के ऊपर उस तरह से अग्रेसिव स्टांस नहीं लेना जिस तरह से आप माजी की सजाएं सुनने के बाद सख्त रद्द अमल देते थे। आपने हाथ हल्का रखना है ताकि बैनुल अक़वामी सतह से जो प्रेशर ऑलरेडी पाकिस्तान के ऊपर पड़ रहा है, आपके सख्त रद्द अमल से वो बैनुल अक़वामी सतह से प्रेशर ज्यादा ना हो जाए। ये इमरान खान के तरले किए जा रहे थे, इसी वजह से ये सजा 3 दफा डिले की गई और फिर बिलाखिर चौथी दफा ये सजा सुनाई गई। अब इस सजा के सुनाए जाने की टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। पिछले कई घंटों से यह खबर गर्दिश कर रही है कि इमरान खान को यह जो सजा इस टाइम पर सुनाई गई है वो इस वजह से भी सुनाई गई है क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर 2 एडिशनल जजेस की अपॉइंटमेंट हुई है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कंट्रोल किया गया और फिर जिस तरीके से हाई कोर्ट को कंट्रोल करने के लिए जजेस की अपॉइंटमेंट हो रही है, यानी निजाम के पसंदीदा जजेस को जो हाई कोर्ट के अंदर डिप्यूट किया जा रहा है, इसी सिलसिले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर 2 नए जजेस की अपॉइंटमेंट हुई और कल ही हुई है। एक हुए हैं आजम खान साहब जो सेशन जज थे, जिनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज बना दिया गया। एक और जज साहब तैनात हुए हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर थे। ये वही मौसूफ हैं जब राना सनाउल्लाह को एएनएफ के केस में सजा हुई थी इमरान खान के दौरे हुकूमत में, तो जो प्रोसिक्यूटर थे वो यही अब जो जज साहब बने हैं, ये उस टाइम पर प्रोसिक्यूटर थे जो कस्में खाकर कहते थे कि राना सनाउल्लाह की गाड़ी से नशा आवर अद्वियात मिली हैं, नशा आवर चीजें मिली हैं, और फिर बिल आखिर वो केस को प्रूव नहीं कर सके थे, उनको भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज बना दिया गया है। अब खबर पिछले चंद घंटों से ये गर्दिश कर रही थी कि ये जो 2 जजेस मौसूफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बने हैं, निजाम के पसंदीदा जजेस हैं, इन दोनों जजेस के सामने ही अलकादिर ट्रस्ट केस की अपील लगाई जाएगी।
کیونکہ بیرسٹر سلمان صفدر صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں، عمران خان کے وکیل ہیں، القادر ٹرسٹ کیس میں انہوں نے آلریڈی درخواست تیار کر لی ہوئی ہے، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ اس کیس کا فیصلہ عمران خان کے خلاف آنے جا رہا ہے۔ انہوں نے اس کیس کی درخواست کئی دن پہلے ہی تیار کر لی تھی۔ اب اس کیس کی جو اپیل ہے وہ نظام کے پسندیدہ ججز کے سامنے لگائی جائے گی، اسی لیے اس کیس کا فیصلہ 17 جنوری کو سنایا گیا۔ اس حوالے سے اب سے کچھ دیر پہلے ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو کور کرنے والے جو باخبر صحافی ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پیر والے دن جب پاکستان تحریک انصاف کے وکلا اس کیس کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کریں گے تو میاں گل حسن اورنگزیب صاحب، یعنی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک آزاد آئین پسند جج ہیں، ان کے سامنے عین ممکن ہے کہ اس کیس کی اپیل لگ جائے۔ یعنی یہ جو دو نئے ججز، نظام کے پسندیدہ ججز اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے ہیں، ان کے سامنے یہ کیس نہیں لگایا جا سکتا ٹیکنیکل بنیادوں کی وجہ سے، کیونکہ ان میں سے ایک جج صاحب سیشن عدالت سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے آئے ہیں اور ایک جو جج صاحب بنے ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر ہیں، یعنی وہ وکیل تھے جن کو جج بنایا گیا۔ تو ان کو اتنا زیادہ اہم کیس آتے ساتھ ہی نہیں دیا جا سکا، ٹیکنیکل بنیادوں پر ان کے سامنے اتنا ہائی پروفائل کیس نہیں لگایا جا سکتا۔ یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کو کور کرنے والے کئی باخبر صحافی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک جج کسی بھی ہائی کورٹ میں ایلیویٹ ہو کر آئے اور اس کو آتے ساتھ ہی اتنا ہائی پروفائل کیس سابق وزیر اعظم کا، جس میں اس وزیر اعظم کو 14 سال کی سزا، یعنی ہائیسٹ سزا 14 سال کی ہے پاکستان کے قانون میں، جس کو عمر قید بھی کہا جاتا ہے، یعنی 14 سال کی سزا کو عمر قید کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اس کیس کی اپیل ایک ایسے جج کے سامنے لگا دی جائے جو جج ابھی ایلیویٹ ہو کر اس ہائی کورٹ میں آیا ہو، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو نظام کا یہ پلان بھی ناکام ہوگا، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اگر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب یا جسٹس عامر فاروق کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا کوئی بھی جج اس کیس کی اپیل سنے گا، اس کیس کی اپیل کی پہلی یا دوسری سماعت میں اس کو اڑا کر رکھ دے گا، کیونکہ جج جاوید طاہر رانا نے اتنے بلنڈر کیے ہیں۔ جو میں نے شروع میں بات کہی کہ جج کے بلنڈر نے پاکستان تحریک انصاف کا کام آسان کر دیا ہے، وہ بلنڈر یہ ہے کہ یہ 148 صفحات پر مشتمل فیصلہ جو القادر ٹرسٹ کیس کا آیا، اس 148 صفحات پر مشتمل کیس کے فیصلے میں اتنے جھول ہیں، اتنے بلنڈرز ہیں، اتنے قانونی سکم ہیں کہ آپ سر پکڑ کر بیٹھ جائیں گے۔ یعنی وہ عمران خان جو اس ٹائم پر وزیر اعظم تھے، جن کا اس تمام تر پیسے سے 1 روپے کا بھی لینا دینا نہیں ہے، ان کو 14 سال کی سزا سنا دی گئی۔ بشرا بی بی جو صرف القادر یونیورسٹی کے اندر ٹرسٹی ہیں، ان کو 7 سال کی سزا سنا دی گئی۔ حیران کن طور پر یہ پیسہ ملک ریاض حسین کا تھا، جو برطانیہ میں موجود تھا۔ پیسہ برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی اور ملک ریاض کے درمیان جو سیٹلمنٹ ہوئی، اس سیٹلمنٹ میں یہ طے پایا تھا، نیشنل کرائم ایجنسی نے یہ طے کیا تھا کہ یہ پیسہ جو 170 ملین پاؤنڈ بنتا ہے، 190 ملین پاؤنڈ ہے بھی نہیں، 170 ملین پاؤنڈ پیسہ ہے، یہ پیسہ پاکستان کی ریاست کو دیا جائے گا، ریاست پاکستان کو دیا جائے گا۔ شہزاد اکبر صاحب جو اس ٹائم پر مشیر داخلہ تھے عمران خان کی حکومت میں، وہ برطانیہ گئے، انہوں نے ملک ریاض کے ساتھ سیٹلمنٹ کی اور پھر یہ سارا پیسہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے رجسٹرار کے اکاؤنٹ میں آیا، یعنی ریاست پاکستان کے اکاؤنٹ میں آیا۔ اور انٹرسٹنگلی آج دن تک یہ پیسہ ریاست پاکستان کے اکاؤنٹ میں ہے۔ کابینہ نے اس پیسے کی منظوری دی کہ یہ پیسہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں آئے۔ اس سارے معاملے کے اندر یہ جو 148 صفحات پر مشتمل جج صاحب نے فیصلہ لکھا، اس فیصلے میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ وہ جو پیسہ 170 ملین پاؤنڈ ملک ریاض حسین کا پیسہ تھا وہ برطانیہ میں آیا کہاں سے۔ وہ پیسہ آیا ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کا، وہ اپارٹمنٹ جو نواز شریف صاحب کے صاحبزادے حسین نواز نے ملک ریاض کو بیچے اور ملک ریاض نے دگنی قیمت کے اوپر، اس ٹائم کی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر، کیونکہ پاناما کیس سے نواز شریف کے اوپر ثابت ہو چکا تھا، اس ٹائم کی اسٹیبلشمنٹ نے ملک ریاض حسین کو پاکستان سے برطانیہ بھیجا کہ آپ جا کر اس اپارٹمنٹ کو خرید
خریدیں, दुगनी कीमत के ऊपर खरीदें, ताकि नवाज शरीफ को और हुसैन नवाज को रिलीफ दिया जा सके. वो जो पैसा 170 मिलियन पाउंड ज्यादा हुसैन नवाज को अदा किया गया, बरतानवी क्राइम एजेंसी के कान खड़े हो गए कि इस जो प्रॉपर्टी है इसकी मालियत तो इतनी ज्यादा है ही नहीं, फिर इतनी ज्यादा रकम क्यों अदा की गई. वो जब तहकीकात की गई तो 170 मिलियन पाउंड हुक्म दिया गया मलिक रियाज को कि ये पैसा आप वापस रियासत पाकिस्तान को भेजें. इस सारे मामले के अंदर जज साहब ने किसी एक जगह पर भी कोई ठोस एविडेंस नहीं लिखा कि क्यों इमरान खान को 14 साल की सजा हुई है. यानी आप एक शख्स को 14 साल की, जो पाकिस्तान के कानून में सबसे ज्यादा सजा है, आप किसी शख्स को 14 साल की सजा सुना रहे हैं और 148 सफ़ों में किसी एक जगह पर एक सतरा ये नहीं लिख रहे कि ये सजा किस बुनियाद पर सुनाई गई है. इसीलिए मैंने कहा कि जज के अपने फैसले में इतने ब्लंडर हैं, जिन ब्लंडर्स ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काम आसान कर दिया. वैसे तो मैंने आपसे कुछ देर पहले वाले वीलॉग में आपको बताया था कि दो ऐसी चीजें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ लगी हैं जिन दोनों चीजों की बुनियाद पर यह फैसला ठहर ही नहीं सकता. पहली चीज थी कि ये जो जज साहब हैं जावेद ताहिर राना साहब, जिनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जुडिशियल सर्विसेज के लिए मिसफिट करार दे चुका है, यानी इन साहब ने जो ब्लंडर 2004 में मारा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, जिसमें एक ऐसा मुल्जिम जिसको कोर्ट के सामने पेश ही नहीं किया था और उसका जिस्मानी रिमांड दे दिया. फिर जब तहकीकात हुई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2004 में इन जज साहब से पूछा कि क्या आपने मुतलका मुल्जिम को अदालत में पेश किया था उसका जिस्मानी रिमांड देने से पहले. तो जज साहब ने 2 नंबर एफिडेविट भी सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया. फिर बाद में वो 2 नंबर एफिडेविट भी साबित हुआ. तो ये एक झूठा आदमी है, ये झूठा शख्स है, मेल प्रैक्टिस का मुर्तकिब हुआ हुआ शख्स है. ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है. दूसरा, ये जो जजमेंट अनसेफ रही है, ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है. और ये दोनों चीजें अब जो अपील बैरिस्टर सलमान सफदर साहब तहरीक इंसाफ के वकील इमरान खान के बिहाफ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर करने जा रहे हैं, उस अपील के अंदर ये दोनों चीजें लिखी हुई हैं. और ये जो कानूनी झोल है, ये जो कानूनी सुकुम है इस 148 सफात पर मुश्तमिल फैसले के अंदर कि वो पैसा दरअसल किसका था, जज साहब के पर जलते हैं ये लिखने में कि वो पैसा हुसैन नवाज का था, जो मलिक रियाज ने दुगनी कीमत में उनसे वो अपार्टमेंट खरीदे उस टाइम की एस्टेब्लिशमेंट से. यानी आधी कहानी जो है वो जावेद ताहिर राना साहब ने लिख दी, क्योंकि जिस तरह उनको ये फैसला सुनाने का कहा गया, जिस किस्म का फैसला शायद उनको भी व्हाट्सएप पर मौसूल हुआ और उन्होंने एज इट इज वो फैसला जो है वो कॉपी पेस्ट कर दिया. ये जानने बूझने की कोशिश ही नहीं की, तहकीकात ही नहीं की कि वो पैसा दरअसल जो पाकिस्तान में आया वो बरतानवी क्राइम एजेंसी ने कैसे फैसला किया कि ये पैसा पाकिस्तान जाएगा, और क्या वो पैसा इमरान खान या बुशरा बीबी के अकाउंट में आया. और सबसे अहम सवाल, आज के दिन, यानी आज 18 जनवरी है, 2025 है, आज के दिन वो पैसा है कहां पर? वो 170 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में पड़ा है. वो पैसा 1 रुपया भी इधर उधर नहीं हुआ. तो फिर आपने इमरान खान को 14 साल की सजा सुना दी. इस फैसले को कलअदम होने से कोई रोक ही नहीं सकता. हाँ, निजाम ने अलबत्ता ये भरपूर कोशिश की थी कि उनके पसंदीदा जजेस जो हैं उस केस की अपील सुनेंगे, लेकिन यहां पर भी टेक्निकली बहुत बड़ा ब्लंडर होगा अगर एक ऐसा जज जो अभी अभी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एलिवेट होकर आया हो और उसको इतना हाई प्रोफाइल केस सौंप दिया जाए. यह भी कभी पहले नहीं हुआ. और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला इसके ऊपर भी एतराज उठाएंगे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो पुराने सीनियर आजाद तगड़े जजेस हैं उनके सामने ही ये अपील लगेगी. तो घबराने की जरूरत नहीं है. इमरान खान की रिहाई के लिए पेशरफ्त होना शुरू हो गई है. इस केस का फैसला इमरान खान के खिलाफ आ जाना ही इमरान खान की विक्ट्री है, इमरान खान की फतह है. मैं इंशाअल्लाह ताला आपको तफसीलात से आगाह करता जाऊंगा. अल्लाह ताला आपका आपके अहल खाना का हामी नासिर, मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखा कीजिए. अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़.